नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ठाणे महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी की, और ये कंपनी एक इंजीनियरिंग के नीश सेगमेंट में काम करती है। पिछले साल इस कंपनी का आईपीओ आया, और आईपीओ आने के बाद जैसे हमेशा होता है, एक पीक इसकी कंपनी के प्राइस ने बनाया और उसके बाद लगातार कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या खेल इस शेयर में हो रहा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है, और अगर आपने इसको ऊंचे भाव में ले लिया है तो आपको इसमें क्या करना है। तो कंपनी का नाम है गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। कंपनी का इतिहास जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंपनी के इतिहास को जानने से आपको ये पता लगता है कि कंपनी की लॉन्गेविटी या कंपनी की एंड्योरेंस जो है, यानी कितने लंबे समय से कंपनी काम कर रही है और कंपनी कितने इकोनॉमिक डाउनटर्न को झेल चुकी है। और ये आपको ये इंडिकेशन देता है कि फ्यूचर में अगर कोई डाउनटर्न आते हैं तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी भी या नहीं। तो इस कंपनी की शुरुआत, गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग की शुरुआत 1989 में हुई। उस समय इस कंपनी का नाम गाला इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड था, और ये कंपनी डिस्क स्प्रिंग बनाया करती थी। अभी डिस्क स्प्रिंग क्या होता है इनको डिस्कस करेंगे आगे इनके बिजनेस सेगमेंट्स में। 1999 में इन्होंने कंप्रेसर वाल्व बनाने का एक प्लांट लगाया, यानी एक दूसरे सेगमेंट में ये उतरे। लेकिन 10 साल बाद 2009 में इन्होंने कंप्रेसर वाल्व बिजनेस अपना सेल कर दिया और इसकी जगह ये स्प्रिंग बनाने लगे पावर सेक्टर्स के लिए। और वहीं उसी समय इन्होंने जो प्रेजेंट कंपनी है गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग, तो उसकी स्थापना की एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में। 2023 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, पब्लिक कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और सितंबर 2024 अगले साल इनका आईपीओ आया, और इस आईपीओ की जो प्राइस थी, आईपीओ प्राइस, वो 529 थी। आज का भाव अगर मैं देखूं तो काफ़ी गिरावट के बाद भी इसका भाव जो है वो 728 है। तो आप ये समझ लिए सवा साल में ये कंपनी लगभग 1.37 टाइम्स हो गई है। और अगर मैं एक साल का रिटर्न इसमें कैलकुलेट करूं CAGR के हिसाब से, तो 29% का एक शानदार रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो एक लाइन में अगर हम कहें कि कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी का जो मेन काम है वो स्प्रिंग्स बनाने का है। तो स्प्रिंग्स जो होती हैं ये हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स होती है। किस तरह की स्प्रिंग्स बनाती हैं, कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट्स हैं, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। पहला जो बिजनेस सेगमेंट्स इनका है वो है डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग्स, DSS। यहाँ से इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है, 49% रेवेन्यू आता है। अब ये डिस्क स्प्रिंग क्या होता है और स्ट्रिप स्प्रिंग क्या होता है, तो देखिए ये एक्चुअली जो घरों में अगर मैं उदाहरण दूं, जो हमारे कॉमन डे टू डे लाइफ में जो हमारे इस तरह के स्प्रिंग्स काम आते हैं, तो डिस्क स्प्रिंग का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना वो सिलेंडर का रेगुलेटर है। तो आप जब सिलेंडर के ऊपर उस सिलेंडर का रेगुलेटर फिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस रेगुलेटर को आप पहले ऊपर की तरफ पुश करते हैं और फिर उसको प्रेस करते हैं सिलेंडर के मुंह पर। तो वो जो स्प्रिंग जिस झटके से वो नीचे जाती है, जिसको आप दबाते हैं, तो वो जो स्प्रिंग है ऊपर नीचे जाने वाली, जिस स्प्रिंग को आप पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं, तो वो जो स्प्रिंग है वो डिस्क स्प्रिंग कहते हैं। तो ये तो डे टू डे लाइफ में हमारा डिस्क स्प्रिंग हुआ, लेकिन ये जो बनाते हैं ये इंडस्ट्रियल हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स बनाते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या करते हैं वो भी आगे हम धीरे धीरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी टाइप की स्प्रिंग इसी सेगमेंट में, जैसे मैंने बताया, डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग्स बनाते हैं। तो स्ट्रिप स्प्रिंग का जो उदाहरण है, ये जो महिलाएं चोटी में, अपनी चोटी में या पोनी टेल में जो एक क्लिप लगाती हैं जिसको टिक टैक क्लिप बोलते हैं, वो जो है वो स्ट्रिप स्प्रिंग का उदाहरण है। तो उसमें क्या होता है कि आप उसको जब अपने बक्कल जिसको बोलते हैं, जब बक्कल को के पीछे वाला हिस्सा आप प्रेस करते हैं तो उसको आप लॉक कर देते हैं, और जैसे आप लॉक को दबा के लॉक को छोड़ते हैं तो वो जो कर्व्ड चीज़ होती है वो उसके कारण, उसके प्रेशर के कारण वो अपने आप लॉक खुलने के बाद वो बाहर आ जाती है। तो ये उदाहरण है स्ट्रिप स्प्रिंग का। तो ये जो है जो हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स बनाते हैं, ये गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है ये हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स बनाते हैं, डे टू डे स्प्रिंग्स नहीं बनाती। अब ये डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग्स आखिर काम कहाँ आती है, तो देखिए
इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, लेकिन कुछ यूजेस में, टिपिकल यूजेस में बताता हूँ। एक तो ऑटोमोबाइल के जो ब्रेक पैड्स होते हैं, जहाँ से हम ब्रेक लगाते हैं, तो वो वहाँ ये काम आते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। और जो तीसरा इनका एक टिपिकल इस्तेमाल है वो एलिवेटर जो होता है, लिफ्ट जो होती है, उसके ब्रेक्स में काम आते हैं। दूसरा इनका जो सेगमेंट है जहाँ से इनका रेवेन्यू 32% आता है वो है SFS सेगमेंट। SFS सेगमेंट का मतलब ये स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन। अब ये स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, इसको डिस्कस करते हैं। फास्टनर्स, नट एंड बोल्ट्स जो होते हैं उनको फास्टनर्स, एक जनरल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में उनको फास्टनर बोलते हैं। फास्टनर का मतलब ये वो दो जो चीज़ें होती हैं उनको पकड़ के रखने के काम आते हैं। अब ये जो फास्टनर बनाते हैं ये स्टेनलेस स्टील के स्पेशलाइज्ड फास्टनर्स बनाते हैं। स्पेशलाइज्ड फास्टनर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब आपको हाई प्रेशर होता है तो वो जो चीज़ें, दो चीज़ें जिनको आप आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं नट एंड बोल्ट के थ्रू, वो अलग होने का प्रयास करती हैं। और जब अलग होने का प्रयास करती हैं तो ये जो नट एंड बोल्ट है इनके ऊपर भी प्रेशर आता है। तो अगर ऑर्डिनरी मटेरियल से वो नट एंड बोल्ट बनाए जाएंगे तो वो क्या होगा, प्रेशर कारण वो टूटकर अलग हो जाएंगे। तो ये बनाते हैं स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या, ऐसे नट एंड बोल्ट बनाते हैं जो हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मशीनरी में काम आए, जो प्रेशर के कारण जो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े तो वो नट एंड बोल्ट जो है अपने जगह कायम रहें, वो टूटे नहीं। तो ऐसे जो स्थिति होती है उसमें ये कहा जाता है कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, नट एंड बोल्ट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, यानी कि ऐसी स्ट्रेंथ जिसके कारण खिंचाव से अगर कोई नट एंड बोल्ट टूटता नहीं है तो नट एंड बोल्ट के लिए वो एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो है स्टेनलेस स्टील के, स्पेशलाइज्ड स्टेनलेस स्टील के फास्टनर्स बनाते हैं, नट एंड बोल्ट बनाते हैं। ये कहाँ काम आते हैं, ये विंड टरबाइन में काम आते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स में काम आते हैं, जहाँ पानी से जो बिजली बनाते हैं तो वहाँ उन प्लांट्स में काम आते हैं। रेलवेज़ में बहुत एक्सटेंसिव उपयोग है। इसके अलावा हैवी मशीनरी जो होती है वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। और ऑफ हाईवे व्हीकल्स, वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। ऑफ हाईवे व्हीकल का मतलब ये, जैसे JCB वगैरह। हाईवे व्हीकल्स वो होते हैं जो बेसिकली पैसेंजर को या माल को ढोने के काम आते हैं, लेकिन जो ऑफ हाईवे व्हीकल होते हैं वो आप ऐसे समझ लीजिए ट्रैक्टर्स हुए बड़ी साइज़ के, या टिलर्स हुए, या आपकी कोई JCB हुई, या माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के काम में आने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड जो ट्रक्स होते हैं वो ऑफ हाईवे व्हीकल्स कहलाते हैं। तीसरा जो इनका सेगमेंट है बिजनेस सेगमेंट, जहाँ से इनका रेवेन्यू 19% आता है, तो वो कॉइल एंड स्पाइरल स्प्रिंग्स का सेगमेंट है। तो कॉइल स्प्रिंग का एक जो कॉमन जो उदाहरण है वो जो बॉल पेन होता है जिसको आप पीछे से प्रेस करते हैं तो वो निब, बॉल पेन की निब बाहर आ जाती है, और जब दोबारा प्रेस करते हैं तो वो बॉल पेन की निब अंदर चली जाती है। तो वो जिस स्प्रिंग के थ्रू होता है वो अंदर से अगर आप देखें तो एक स्पाइरल, एक कॉइल वाली स्प्रिंग होती है। तो वो सेम स्प्रिंग जो होती है ये इनका इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी उपयोग होता है, तो वो ये स्प्रिंग बनाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट इस सेगमेंट में जो इनका है वो है स्पाइरल स्प्रिंग। अब ये स्पाइरल स्प्रिंग्स जो है कॉमन, हम डे टू डे एग्जाम्पल उसका अगर हम लें तो वो, अगर आपने पुरानी घड़ियाँ देखी, चाबी वाली घड़ियाँ, तो उसमें हम चाबी जब भरते थे तो एक कुछ स्प्रिंग जो है वो टाइट हो जाती थी, और वो जो स्प्रिंग है होती है वो बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग होती है। इसके अलावा चाबी वाले जितने भी खिलौने होते हैं वहाँ से आपको ये अगर खोल के आप उनको देखें तो जिस चाबी से जो स्प्रिंग टाइट होती है वो बेसिकली ये स्पाइरल स्प्रिंग कहलाती है। ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ये भी स्पेशल स्टील से बनती हैं, लेकिन स्टील वायर से बनते हैं। इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो लगभग 175 से ज़्यादा, 175 से ज़्यादा इनके क्लाइंट्स हैं, और इसमें मेजर OEMs हैं, Tier 1 सप्लायर्स हैं, और साथ ही साथ चैनल पार्टनर्स भी हैं। अब ये मेजर OEMs तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे मान लीजिए किसी ने विंड टरबाइन बनाया, सुजलॉन कोई विंड टरबाइन बना रहा है, तो अगर उस सुजलॉन को विंड टरबाइन बनाने के लिए जो माल की आवश्यकता है, स्प्रिंग की आवश्यकता है, डायरेक्टली अगर ये सप्लाई कर देते हैं तो उसको ये कहेंगे कि ये OEMs को सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा Tier 1 सप्लायर का क्या मतलब, Tier 1 सप्लायर का मतलब ये डायरेक्टली OEMs को सप्लायर नहीं कर रहे, यानी सुजलॉन टाइप कंपनीज को सप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि सुजलॉन को सप्लाई करने वाले किसी सप्लायर को ये माल सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि ये जो है सेकंड लेवल पे है। जो फर्स्ट लेवल जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है वो सुजलॉन को जो सप्लाई कर रहा है उसको ये अगर अपनी स्प्रिंग सप्लाई करते हैं तो वो जो है Tier 1 सप्लायर कहलाता है।
चैनल पार्टनर का मतलब ये कि जैसे रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसी तरीके जो ऑटो कंपोनेंट्स वाले जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं, तो उनको भी अपना माल सप्लाई करते। तो 3 इनके बेसिकली क्लाइंट के चैनल्स हैं। अब इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अगर इनके क्लाइंट्स की बात करूँ तो श्नाइडर और L&T जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। रिन्यूएबल्स में बात करूँ तो वेस्टास और GE वर्नोवर जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। और मोबिलिटी अगर सेगमेंट्स की बात करूँ तो शेफलर और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। अब ये भारत में ही नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनकी प्रेजेंस है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत से इनका रेवेन्यू 65% आता है, 35% जो रेवेन्यू आता है वो इनका एक्सपोर्ट से आता है। और ये 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके जो ऑफिस हैं वो, उनके जो ऑफिस है, एक ऑफिस वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भी है। और इसका कारण आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये जो है जर्मनी में जो गाड़ियों का मार्केट है उसके पास अपने आप को रखना चाहते हैं, ताकि क्लाइंट की के साथ जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे और क्विक टर्न अराउंड हो, यानी जैसे उनका डिमांड आए वैसे ही ये अपना माल सप्लाई करते हैं। अगर मैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं एक्सपोर्ट के, तो वहाँ से 18% जो रेवेन्यू आता है वो यूरोप से आता है, 14% जो रेवेन्यू आता है वो USA से आता है, और 3% जो रेवेन्यू आता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें मेनली चाइना है वहाँ से आता है। इनके प्लांट्स जो हैं, ये 2 प्लांट्स हैं, एक मुंबई के पास है और जो दूसरा है वो चेन्नई में है। और जो दोनों प्लांट्स हैं वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, यानी जो मेजर इनके सप्लाई जो इनके क्लाइंट्स हैं उनकी फैक्ट्रीज़ के पास हैं। और इसका कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो जितनी भी इस तरह की ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल कंपोनेंट से रिलेटेड या इंजीनियरिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनीज होती है वो अपने आप को अपने क्लाइंट्स के पास रखना इसलिए पसंद करती है कि वो एक तो क्विकली अपना माल सप्लाई करते हैं, दूसरी बात जैसे जैसे उनको आवश्यकता होती है उस तरह के उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी इनकी क्लाइंट कंपनीज की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये माल सप्लाई कर सकते हैं। तो इनके क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करूं, यानी इनका जो रेवेन्यू है वो कितने क्लाइंट से कितना आता है, तो टॉप 5 कस्टमर से जो इनके क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 30 से 35% आता है, और जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 50% आता है। यानी इनका 50% रेवेन्यू के लिए ये अपने टॉप 10 क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो इन्होंने जो अपना चेन्नई प्लांट है उसमें एक्सपेंशन किया है, और वहाँ से जो एक्सपेंशन वाला जो प्रोडक्शन है, यानी जो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ है वो भी अगस्त 2025 से शुरू हो गया है। उस प्लांट को ऑडिट भी कर लिया है ग्लोबल क्लाइंट्स ने, यानी इनके जो टॉप 10 ग्लोबल क्लाइंट्स हैं उन्होंने ऑडिट भी कर लिया है। और ये ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि वो कंपनीज इस बात के लिए अश्योर हो सकें, यानी इनकी क्लाइंट कंपनीज इस बात के लिए अश्योर हो सकें कि भाई आप जो है वो इस हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार माल बनाने में सक्षम हैं भी या नहीं। इसके अलावा इन्होंने एक नए तरह के नट एंड बोल्ट का भी इन्होंने अभी डेवलपमेंट किया है, जिसका मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, वो $1 बिलियन का मार्केट साइज़ है। तो इस मार्केट में भी ये एंटर होने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ इन्होंने जो अभी पायलट ऑर्डर्स का मतलब एक सैम्पल ऑर्डर्स, टोकन ऑर्डर्स हैं, वो अपनी कुछ क्लाइंट कंपनीज से वो सिक्योर भी कर लिया है। अगर वो क्लाइंट कंपनीज अपने इस सैंपल को प्रॉपर पाती हैं, इस टोकन ऑर्डर को प्रॉपर पाती हैं, तो ये उम्मीद है आगे आने वाले समय में इनको इससे रिलेटेड और ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए 30 सालों से ये कंपनी मार्केट में है। बड़े उतार चढ़ाव इस कंपनी ने देखे, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होती है आगे भविष्य को जज करने में। भाई जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सर्वाइवल का 30 सालों से अगर कोई कंपनी सर्वाइव कर रही है तो आने वाले ऐसा नहीं होता है कि आने वाले 3, 4, 10, 15 सालों में कि वो अचानक से ख़त्म हो जाए। एक स्ट्रेंथ तो ये, दूसरी चीज़ ये एस्टेब्लिश्ड क्लाइंट रिलेशनशिप है, बहुत समय से क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है, इन एंड आउट क्लाइंट्स को जानते हैं, क्लाइंट के पास रहने का प्रयास करते हैं और इनको रिपीट ऑर्डर मिलते हैं। तीसरी चीज़ ये, इनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये करते हालांकि ये स्प्रिंग में ही काम है, लेकिन स्प्रिंग में डिफरेंट तरीके स्प्रिंग में काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये, इनकी जो सेगमेंट है इंडस्ट्रियल सेगमेंट, वो जो इनका सेगमेंट है एंड यूज़र सेगमेंट, वो भी इंडस्ट्रियल भी है, उसके अलावा मोबिलिटी भी है, उसके अलावा रिन्यूएबल भी है। तो काफ़ी वाइड स्प्रेड इनका ये जो एंड यूज़र सेगमेंट। तीसरी बात ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये डोमेस्टिकली भी अपना माल सप्लाई करते हैं। तो ज्योग्राफिकली भी इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है। इनकी वीकनेस की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही नीश सेगमेंट में काम करते हैं और वहाँ पर फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री से, यानी छोटी इंडस्ट्री से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन है। ये कंपनी बहुत छोटी है, तो बड़े बड़े हाथी जो बैठे हैं उनके साथ इस
इस कंपनी का कंपटीशन होता है। दूसरी बात ये हाई कैपिटल वर्किंग कैपिटल इनका साइकिल होता है। वो कारण ये है कि छोटा आइटम है, छोटे आइटम को आपको भर के रखना पड़ता है, पता नहीं कौन से समय इनका कैसा ऑर्डर आ जाए, तो इसके लिए इनको इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ती है। ये नेचर ऑफ बिजनेस में शामिल है। तीसरी चीज़ ये एंड यूज़र इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। वो साफ साफ दिख ही रहा है कि ये जो स्प्रिंग्स हैं, जब तक सामने वाली कंपनी को या सामने वाली इंडस्ट्री को स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जब तक कहीं केपेक्स नहीं होगा इंडस्ट्री में, तब तक ये स्प्रिंग्स की रिक्वायरमेंट जो है वो होगी नहीं। तो बेसिकली एंड यूज़र इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। चौथा चीज़ ये है कि ये जो है फॉरेक्स जो है उसकी वॉलेटिलिटी होती है, उससे प्रभावित होते हैं। कारण ये है कि 35% इनका जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है, 928 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। लेकिन डेट टू इक्विटी बहुत ही रीजनेबल है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर मात्र 9 रुपये का कर्जा है, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है। आरओई मिड रेंज में है और 15% का आरओई, ठीक ठाक आरओई। लेकिन पी जो है इस गिरावट के बाद भी अब भी 31 का पी है, जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा मानता हूँ। और पिछले 12 महीनों की सेल, इसका कारण ये है कि इनका सितंबर 2024 में आईपीओ आया है, तो पिछले 12 महीने की सेल में ले रहा हूँ 27% बढ़ी है और जो प्रॉफिट है 18% बढ़ा है। रीजनेबली गुड सेल एंड प्रॉफिट में इंक्रीज़ है। प्रमोटर के पास 55% है, अच्छा स्टेक है। एफआईआई के पास 1% स्टेक है, डीआईआई के पास 5% स्टेक है और पब्लिक के पास 39% स्टेक है। तो अगर मैं वीडियो को समराइज़ करूँ, ओवरऑल बात करूँ, तो नीश सेगमेंट में काम करने वाली एक ठीक ठाक कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ही घटिया कंपनी है। लेकिन इनको अपना जब तक प्रोडक्ट प्रोफाइल, अब ये नीश सेगमेंट में काम कर रहे हैं, कि भी केवल स्प्रिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अगर इस कंपनी को कोई बहुत बड़ा अपना विस्तार करना है तो इनको अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अलग क्षेत्र में, अन्य इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो एरिया है स्प्रिंग वाला, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है ये, और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन ये बड़े और छोटे प्लेयर से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में झेलते हैं। तो अगर आपने ले रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अभी लॉस में तो आप उसको बेच के निकल जाएं, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन जब अपटर्न आएगा इस कंपनी में, अभी फ़िलहाल इस बार जो Q2 FY26 के इनके रिजल्ट्स आए उसमें इनके कुछ मार्जिन कंप्रेशन हो गए थे। और ये जो शेयर में जो मेजर गिरावट का कारण ये है कि जब आईपीओ आया उसके बाद इसमें बड़ी हाइप थी, और हाइप होने के बाद होता ये है कि एफआईआई डीआईआई जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तो बेच के निकल जाते हैं, और आप और हमारे जैसे जो है उसमें फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आता इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन हर कंपनी किसी न किसी भाव पर अच्छा होता है। तो अगर 20 के आसपास कंपनी का पीई आता है तो ये विचार योग्य एक कंपनी होती है। उस समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर विचार करके आप तय करें कि आपको इस शेयर में करना क्या है, खरीदना है या बेचना है। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में हमेशा की तरह खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।